स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का अगला वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का परिवर्तन, जिसमें हम किसी वाक्य को किसी दूसरी कैटेगरी के वाक्य में बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी एक प्रकार के सेंटेंस को किसी दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बदलते हैं, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि हम सेंटेंस को जब बदलते हैं तो सेंटेंस का रूप तो बदले बट उसका मीनिंग यानी कि अर्थ ना बदले। इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अगर सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलते समय अगर उसका मीनिंग बदल गया, उसका अर्थ बदल गया, तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, कि आज हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे, यानी कि वाक्य में परिवर्तन करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है मैन इज मॉर्टल। अफर्मेटिव से नेगेटिव करने पर आपको बहुत ही आसानी वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आप बड़ी आसानी से अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल लेंगे। इस तरफ जो एक्सरसाइज हैं वो अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए, जबकि उस साइड जो एक्सरसाइजेज दी हैं वो नेगेटिव से अफर्मेटिव, जस्ट उल्टा। इधर अफर्मेटिव से नेगेटिव और उधर नेगेटिव से अफर्मेटिव में वाक्य को बदलना है। जो रूल्स इसमें लगेंगे ठीक उसके अपोजिट रूल उधर लगेंगे। इट मीन्स अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज समझ ली तो वो वाली आप स्वतः ही समझ जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। ये अफर्मेटिव है और नेगेटिव बनाना है। और अफर्मेटिव को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सीधी सी बात है नो नॉट नेवर। क्या? नो नॉट नेवर, ये चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, तभी तो आपका नेगेटिव होगा। जैसे कि नो है, नॉट है या फिर नेवर है। आपको इनमें से कोई एडवर्ब लगाना पड़ेगा। जब आप इनमें से कोई एडवर्ब लगाएंगे तब जाकर वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आप इस सेंटेंस में नो नॉट नेवर इनमें से जो भी सुटेबल है वो यहाँ पर आप लगा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, अर्थ ना बदले इसलिए आप क्या करेंगे कि इसमें इस सेंटेंस में कोई एक शब्द ऐसा दिया होगा, उस दिए गए सेंटेंस में एक शब्द ऐसा दिया होगा जिसका आप अपोजिट शब्द लिख सकते हैं। इट मीन्स एंटोनियम का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर उसके एंटोनियम का यूज़ कर लें तो आप देखेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाएगा और उसका मीनिंग यानी कि अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो देखो बच्चों, मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील। मरणशील अर्थात जिसको मौत आनी है, यानी कि हर मरने वाली चीज़, हर समाप्त होने वाली चीज़ को मॉर्टल कहते हैं। तो मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है, यानी कि इंसान को भी मौत आनी है। तो इसमें ये जो वर्ड दिया है मॉर्टल, इस मॉर्टल का जो अपोजिट वर्ड होता है एंटोनियम, उसको कहते हैं इमॉर्टल। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाएं और आप ये चाहते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, तो आप पहले तो इसमें नॉट लगा लें और लिखें मैन इज नॉट, और फिर मॉर्टल का अपोजिट लिख दें और हो जाएगा इमॉर्टल। तो बच्चों, मॉर्टल का मीन्स था मरणशील और इमॉर्टल का मतलब हो गया अमर। तो अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है, अर्थ वो सेम है। कैसे है सेम? देखो, मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है, यानी कि इंसान को भी मरना है। नीचे लिखा है मैन इज नॉट इमॉर्टल, इंसान अमर नहीं है।
जब इंसान अमर नहीं है इसका मतलब इंसान को मरना है। ऊपर वाले में लिखा था इंसान मरणशील है या मनुष्य मरणशील है, यानी कि मनुष्य को भी मरना है। और नीचे वाले में इंसान अमर नहीं है, यानी कि अमर नहीं है तो मरणशील है। इट मीन्स ये सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो नॉट इमोर्टल और मोर्टल दोनों का मीनिंग सेम। तो जब भी आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने को आए, पहले तो आप ज़रूरत के मुताबिक नो, नॉट, नेवर जो भी ज़रूरी हो वहाँ पर लगाएं। उसके बाद उसमें कोई शब्द दिया होगा, उस शब्द का आपको एंटोनियम मिल जाएगा, यानी कि अपोजिट, आप उसका अपोजिट लिख दें। चलिए सेम टर्म अप्लाई करते हैं अगले एग्जाम में, सॉरी एग्जाम्पल में। ही इज़ वाइज, अगला है ही इज़ वाइज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज़ नॉट। वाइज का अपोजिट बच्चों होता है, आप कोई भी कर लें, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और इसका अपोजिट कर दें, यानी कि सबसे बेहतर यहाँ पर है डल। तो ही इज़ नॉट डल, जो मूर्ख की कैटेगरी में आता है, नीरस कमज़ोर की कैटेगरी में आता है। जबकि आप यहाँ पर वीक भी लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ही इज़ नॉट डल, तो क्या मीनिंग हुआ? ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है यानी कि अक्लमंद है, तेज बुद्धि का है। ही इज़ नॉट डल, वह कमज़ोर नहीं है यानी कि नीरस बुद्धि का नहीं है। जब नीरस बुद्धि का नहीं है तो तेज बुद्धि का है, यानी कि वाइज का अपोजिट यहाँ पर मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही आपको टर्म अप्लाई करना है। द नाइफ इज़ शार्प, द नाइफ इज़ शार्प, तो शार्प मीन्स होता है धारदार, जिसका अपोजिट होता है बच्चों ब्लंट, मुथरा। तो आप जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप इसमें आप नेगेटिव करते हैं, और नेगेटिव करने के साथ साथ आपको इसमें लगा देना है उसका अपोजिट, और अपोजिट उसका आपके सामने दिया है, आप कर दें नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, तो ये शार्प का अपोजिट है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इधर। द क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, तो इसमें भी वही आप टर्म अप्लाई करेंगे और आप लिखेंगे द क्वेश्चन इज़ नॉट, पहले नेगेटिव बनाया, फिर इसमें जो शब्द है डिफ़िकल्ट इसका अपोजिट कर दिया, और इसका अपोजिट होता है ईजी, तो यहाँ पर लिख दिया ईजी। और एग्जाम्पल हो गया आपका द क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी, क्वेश्चन आसान नहीं है, ऊपर क्या था क्वेश्चन कठिन है, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें बच्चों कुछ थोड़ा सा अलग हटकर आया है। ही डिड द वर्क, उसने कार्य किया। आप देखेंगे जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अपोजिट बनाया जा सके, ना ही डिड का अपोजिट है, क्योंकि डिड मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चों। ये जो डिड दिया है ये हेल्पिंग वर्ब साइकेरिया नहीं है, ये मेन वर्ब है जिसका मतलब है काम किया, यहाँ पर किया, और द वर्क काम, तो उसने काम किया, तो ये किया और ये काम, तो ये मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है डिड, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो साथ में नॉट होता या फिर ये हेल्पिंग वर्ब आगे होती। तो आपको यहाँ पे ये समझना है ना ही डिड का अपोजिट है ना ही वर्क का अपोजिट है। जब आपको अपोजिट शब्द ना मिले सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में आपको अपोजिट शब्द ना मिले तो आप क्या करें, पहले तो उस सेंटेंस का टेंस देखें और टेंस देखकर उसे नेगेटिव करें। तो ही डिड द वर्क, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें सहायक क्रिया के साथ में नॉट लगता है, तो इसलिए ये हो जाएगा ही डिड नॉट। अब आप एक चीज़ याद रखें, ये वाला डिड जो है वो ये नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो मैंने डिड लगाई है वो इसको नहीं रखा, इसको मैं अभी यहाँ रखने जा रहा हूँ। और डिड नॉट और अपने पास से जोड़ें इतना फेल। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें अपोजिट शब्द ना मिले तो आप उसमें अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का हो तो डिड नॉट फेल, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो डू नॉट फेल या डज नॉट फेल, या इसी प्रकार से कोई दूसरे टेंस का हो, मान लो यूज ऑफ कैन का हो तो कैन नॉट फेल, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो हैव नॉट फेल्ड, हैज़ नॉट फेल्ड। मोस्टली जो एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में वो पास्ट इंडेफिनिट के ही आते हैं, इसलिए आपको इसी पे फोकस कर लेना है। तो पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण
आपने लगाया डिड नॉट फेल। क्यों लगाया? क्योंकि इसमें अपोजिट नहीं मिला इसलिए। और तब जाकर हमने टू के साथ ये जो है इसको लिख लिया। जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा डू द वर्क। अब आप देखिएगा ये जो डिड है, ये डिड यहां पर आया है डू के रूप में। क्यों? क्योंकि डिड को हमने यहां लिखना था लेकिन हमें टू के साथ लिखना था। यहां पर आप दो बातों से समझ सकते हैं कि डिड यहां पर डू कैसे हो गया। सबसे पहला कि ये जो टू है, ये टू जब भी आता है इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले तो आप ये समझ सकते हैं, तो इसलिए टू के बाद लगाना था, इसलिए डिड डू में बदल गया। पहला पॉइंट आपके लिए समझने के लिए काफ़ी है। दूसरा ये कि किसी एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार डिड लग सकता है। यहाँ पर सहायक्रिया के रूप में डिड लग चुका है, इसलिए अब आगे फर्स्ट फॉर्म आनी है डू, ना कि दोबारा डिड आएगी। एक बार में एक ही बार। तीसरा पॉइंट समझें कि किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार सेकंड फॉर्म आ सकती है। इसमें आई थी यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो कि मेन वर्ब थी, इसलिए डू की डिड थी, और यहाँ पर आई है डिड, ये सहायक्रिया है। सहायक्रिया खुद डू की ही सेकंड फॉर्म डिड है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। अब अगला देखें, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं इस डिड की वजह से, मैंने जानबूझकर ये सेंटेंस रखा था ताकि आप इस चीज़ को समझें, तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें कैसे आएगी देखो, यू सॉ द ताजमहल, तो इसमें भी कोई ऐसा शब्द यानी कि वर्ड नहीं है जिसे आप अपोजिट में चेंज कर सकें। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें भी आप लगाएंगे डिड नॉट फेल। डिड नॉट फेल, जिसमें अपोजिट नहीं मिलेगा उसमें डिड नॉट फेल, और फिर टू लगाकर जो बचा है उसको लिख दिया। तो सा को लिखेंगे यहाँ पर सी, और फिर उसके बाद द ताज महल की जगह नहीं रही, छोड़ दिया इसलिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ को सा को यहाँ पे सी क्यों लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि टू के बाद लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म आ सकती है। तो डिड आ चुकी है, जो डू की सेकंड फॉर्म डिड है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हमें यहाँ पर सॉ को फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो आपको और याद रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में जब डिड लग जाता है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ये आपको याद होगा। दूसरा पॉइंट, अब चलते हैं आगे के एग्जाम्पल में। आगे का एग्जाम्पल क्या है, राम इज स्ट्रांगर देन आई। स्ट्रांगर देन आई, ये है सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, और इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखा गया है। जब ऐसा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस लिखा गया हो और अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाने को कहा गया हो तो बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और वो यूं कि इस सब्जेक्ट को आप लाएंगे इधर, यानी कि सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे, जैसे कि एक्टिव पैसिव में होता है। आई को हम ले आए इधर, और आई के साथ चूंकि आप जानते हैं एम लगता है तो इस हटाकर एम लग गया, और उसके साथ आपको लगाना है नॉट। और फिर आप ये जो स्ट्रांगर लिखा है, इस स्ट्रांगर को हटाकर आप लिखेंगे सो स्ट्रांग। स्ट्रांगर को स्ट्रांग में बदल देंगे, और इस देन की जगह पर आप एज लिखेंगे, और राम चला जाएगा पीछे। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में हो गया। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं क्या इसका मतलब सेम है, तो देखो, राम इज स्ट्रांगर देन आई, राम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है या ताकतवर है। तो इसमें क्या, आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज राम, मैं राम के जितना ताकतवर नहीं हूँ। इट मीन्स दोनों ही सेंटेंस में राम ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों ही सेंटेंसेस में मैं राम से कम शक्तिशाली हूँ, इसमें भी यही है और इसमें भी यही कंसेप्ट। ऊपर वाले में भी यही कंसेप्ट है, आप देखना चाहें तो देख लें। ये ताजमहल वाला जो इजी वाला है इसको देख लें, यू सा द ताजमहल, तुमने ताजमहल देखा। नीचे वाले में क्या है, यू डिड नॉट फेल, तुम फेल नहीं हुए या असफल नहीं हुए। टू सी द ताज, ताजमहल देखने में, तुम ताजमहल देखने में असफल नहीं हुए, यानी कि तुमने ताजमहल देखा।
तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। अब आगे के एग्जाम्पल करते हैं, क्रमवार चल रहे हैं। आई ऑलवेज राइट टू हिम, तो बच्चों जिसमें ऑलवेज आया हो या एवर आया हो तो आपको उसमें नेवर करना है। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे आई और ऑलवेज का कर दो नेवर। अब यहाँ पर दो बातें ला सकते हैं, या तो आप लिख दें फॉरगेट, आई नेवर फॉरगेट टू राइट टू हिम। अगर आप चाहें तो इस फॉरगेट की जगह पर आप लिख सकते हैं फेल, जबकि फॉरगेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप लिख सकते हैं आई नेवर फेल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब आपको अपोजिट शब्द ना मिले तो वहाँ पे किसका यूज़ कर लेते हैं, फेल का। अब वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए डिड नॉट फेल, लेकिन यहाँ पर नेवर के साथ आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए ऑलवेज के साथ को हटाकर नेवर किया और फिर फेल टू लिखा। तो इसलिए आई नेवर फेल टू राइट हिम या फिर आई नेवर फॉरगेट टू राइट टू हिम, ये सही होगा। नाउ सी द नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं। शी ऑलवेज लव्स हिम, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो इसमें भी आप कर सकते हो शी नेवर, ऑलवेज का आप कर देंगे नेवर और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फेल्स। अब फेल में फेल्स हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आप जानते हैं एस ई एस लगता है, इसलिए शी नेवर फेल्स, जबकि यहाँ पर फेल में एस नहीं लगा था क्योंकि आई के साथ नहीं लगता है। जबकि यहाँ पर मैंने फेल को फेल्स लिखा और फिर आप लिखें टू लव हिम। अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि लव्स में लगा हुआ एस हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये एस फेल्स में लग चुका है। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर फेल्स की जगह पर फॉरगेट लिख सकते थे, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे फॉरगेट, फॉरगेट, शी नेवर फॉरगेट्स, इसमें भी ऐसा लगेगा, फॉरगेट्स टू लव हिम। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को भी दो तरह से, इसको भी दो तरह से, यानी कि आप जहाँ पर फेल टू है वहाँ पे फॉरगेट टू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक में फॉरगेट टू लिख दिया और एक में फेल टू लिख दिया। तो अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द ब्रेव एलॉन फाइट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि काफ़ी अहम है आपके लिए। जब किसी सेंटेंस में बच्चों आए एलॉन या फिर आए ओनली, ये दो सेंटेंस एक जैसे हैं। अगर किसी सेंटेंस में आए एलॉन या आए ओनली तो आपको क्या करना होता है, इसको आप यहाँ से हटाएंगे और हटाने के बाद आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे नन बट, नन बट, और फिर जो सेंटेंस में बचता है वो आप उसको लिख देंगे और हो जाएगा ब्रेव फाइट्स, बन गया। वही टर्म आप अप्लाई करेंगे इस वाले सेंटेंस में, ओनली को हटाएंगे और उसके स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे नन बट आई कैन डू इट। इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एलॉन और ओनली कहाँ पर आया है, आगे या बीच में कहाँ पर आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एलॉन आया है तो उसको हटा दो और उसकी जगह पे लिख दो नन बट। अगर उसमें ओनली आया हुआ है तो ओनली को हटा दो और उसके स्थान पर लिख दो नन बट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो बात चल रही थी वो पर्सन की बात चल रही थी। ब्रेव कौन है, कोई पर्सन, आई कौन है, कोई पर्सन यानी कि मैं। तो जब कोई पर्सन होता है तब उसमें नन बट लगता है, जो मैंने नन बट लगाया। लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति की बात ना होकर किसी चीज़ की बात होती तब हम नन बट नहीं लगाते, तब हम लगाते नथिंग बट। जो देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं नथिंग बट। वो एक्सरसाइज दूसरी है, भी हम उस पर पहुँचेंगे, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग बट। नथिंग बट इसलिए लिखा है, यहाँ पर किसी चीज़ की बात है। किसकी बात है, देखो नथिंग बट द विंड, विंड मीन्स हवा,
विंड मीन्स हवा, हवा की बात है इसलिए नथिंग बट। तो पर्सन के लिए हो नन बट, और अगर किसी वस्तु इत्यादि चीज़ के लिए हो तो नथिंग बट का यूज़ करते हैं। तो ये था एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम अगली कैटेगरी के एग्जाम्पल में। ऑल दीज बॉयज़, इस ऑल दीज बॉयज़ को जब आप नेगेटिव में बदलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नन ऑफ दीज बॉयज़। वेरी सिंपल, देखो ऑल दीज बॉयज़ को कर दिया नन ऑफ दीज बॉयज़। अब इसमें जो इंटेलिजेंट वर्ड है इसका अपोजिट कर दो, और अपोजिट कैसे कर दो? आर डल। इंटेलिजेंट का और वाइस का डल होता है, जो मैं पीछे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर बता चुका हूँ। वाइस का भी मैंने डल लिखा था, जिसे वीक भी लिख सकते हैं, लेकिन यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और इंटेलिजेंट की जगह पर डल। तो आपने देखा ऑल दीज बॉयज़ को मैंने बदल दिया नन ऑफ दीज बॉयज़ आर डल। क्या अर्थ हुआ? ये सभी लड़के इंटेलिजेंट हैं। नीचे वाले का क्या अर्थ हुआ? नन ऑफ दीज बॉयज़, इनमें से कोई भी लड़का ऐसा नहीं है, आर डल, जो कमज़ोर हो, यानी कि सब के सब इंटेलिजेंट है। यही वाला, ये जो नन यूज़ किया, ये वाला टर्म अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पर भी। ये जो है मैन इज़ मोर्टल, अगर आप चाहते तो इसमें भी आप एक दूसरा टर्म यूज़ कर सकते थे, और वो ये था कि आप यहाँ पर लिखते नो मैन इज़, और मोर्टल का अपोजिट लिख देते इमोर्टल। तो नो मैन इज इमोर्टल, और इससे पहले जो बनाया था वो भी दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो दोनों एक कैटेगरी के हैं। एज सून एज, जब भी एज सून एज से कोई सेंटेंस दिया गया हो और उसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में किया जाना हो बिना अर्थ को बदले, तो आप ऐसे सेंटेंस को तुरंत नो सूनर से बनाएंगे। आप उसमें लिखेंगे नो सूनर, और उस टेंस के मुताबिक नो सूनर के बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने डिड लगा ली, तो हो जाएगा डिड आई रीच देयर। और इस कॉमा को हटाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे देन। एज सून एज को हटाकर आप लगाएंगे नो सूनर, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाना अनिवार्य। और फिर उस सेंटेंस को लिखने के बाद इस कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे देन, और उसके बाद बच्चों आप जो सेंटेंस बचा हुआ है आप वो लिख देंगे। तो ये रहा, बन गया। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि सेम रूल अप्लाई करना है, और इसमें भी वही सेम रूल होगा नो सूनर, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हम डिड लगा लेंगे और हम आगे लिखेंगे डिड दे। अब सॉ का सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है तो उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये रहा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर देन लगेगा, और दूसरा सेंटेंस उसके साथ ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा रैन अवे। तो ये बच्चों था कि आपने एज सून एज वाले को नो सूनर में बदला। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के लिए रूल्स को समझा, अब हम जब उधर एक्सरसाइज में जा रहे हैं जो नेगेटिव से अफर्मेटिव है, ठीक इस वाली एक्सरसाइज का जस्ट अपोजिट। तो सीधी सी बात है, इसमें जो भी रूल्स आपने लगाए हैं वहाँ पर उनको उलट देना है, जस्ट अपोजिट कर देना है, पलट देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। नेवर टेल अ लाई, तो देखो नेवर का उल्टा ऑलवेज, उलट दिया। अब टेल अ लाई झूठ बोलना, तो झूठ बोलना का उल्टा सच बोलना, तो यहां पे कर देंगे स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट देखें, ही इज नो मीन मैन। नो मीन मैन का मतलब आम इंसान या साधारण इंसान या बेकार इंसान, तो इसका आप उलट देंगे तो आप क्या कर देंगे, ही इज, पहले तो आप नो हटाएंगे और मीन मैन की जगह पे लिखेंगे ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। अब आगे देखें, फिर आ गया यही दो सब्जेक्ट वाला, जिसमें तुलना की गई है दो सब्जेक्ट की, यानी कि दो पर्सन्स की। अब आपको इसमें क्या करना है, ये वाला सब्जेक्ट इधर लाना है
जब आप उस वाले सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो आपको एम की जगह पर इस लगाना पड़ेगा, ये नॉट आपको हटाना है। जब आप सो को हटाएंगे और एज को हटाएंगे तो ये बन जाएगा रिचर, या यूँ समझो कि जब आप सो हटाएंगे तो रिचर, और जब आप रिचर में से ई आर हटाएंगे तो सो अपोजिट हो जाता है। क्यों हो गया सुनो, अगर ये जो है वो है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में जाता है और कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में जाता है। जब आप डिग्री वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को और अच्छे से समझ जाएंगे जो इनके बाद आने वाली है। तो हो जाएगा ही इज़ रिचर, और इस एज की जगह पर, इस एज की जगह पर आपको देन लगाना है, देन, और आई चला जाएगा पीछे आए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आई को जब पीछे लिखते हैं तो मी लिखते हैं। मी जो है ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन यूज़ में प्रचलन में बहुत आ चुका है, तो आप उसे सही ना समझें। हालांकि अगर आप वो यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग स्किल में या लैंग्वेज में देन नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ पर ग्रामेटिकली बात आए और आपको शुद्ध लिखने की बात कही जाए तो आप इसी मेथड से लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के कई पहलू हो जाते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में भी फ़र्क होता है, राइटिंग जो लैंग्वेज होती है उसमें भी फ़र्क हो जाता है, और जो एकदम करेक्ट एक्यूरेट इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें फ़र्क होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला बच्चों जो पीछे आप समझ चुके हैं, डिड नॉट फेल टू, हटा दो इसको क्योंकि उसी का अपोजिट कर रहे हैं। आपको डिड नॉट फेल टू हटाना है और आप लिखेंगे इतना, डू द वर्क। जब आप डू द वर्क लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिड द वर्क। तो आपने देखा, तो जैसे ही डिड नॉट फेल टू आए तो डिड नॉट फेल टू को हटा दो, या इस यहाँ पर आए डिड नॉट फॉरगेट टू, उसे हटा दो, या जो भी इस प्रकार से नेगेटिव के अंदाज में है उसको हटा दो। और यहाँ से हमने यहाँ पर रखा, परंतु हमको पता हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हमें डू को डिड करना पड़ा, क्योंकि हमें टेंस का भी पूरा का पूरा ख्याल रखना है। चलिए अगला देखते हैं। ही इज़ नॉट सो पावरफुल। देखो ये इस वाले की तरह एक अगला फिर एग्जाम्पल आ गया। तो इसमें मोहन को हम इधर ले आएंगे और हम लिखेंगे मोहन इज़, नॉट को हटाना है, सो पावरफुल हटाएंगे तो हम सो पावरफुल को हटाएंगे तो हम लिखेंगे मोर पावरफुल, क्योंकि बच्चों सो पावरफुल का जो है वो क्या पॉजिटिव है। सो पावरफुल पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर पावरफुल। सो पावरफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर पावरफुल कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पर आपको लगाना है देन, क्योंकि ये वाला जो एज हटेगा, इस एज के हटने पर देन लगेगा और सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे। अगर आपको इन चीज़ों को समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो वीडियो 1 से 2 बार या फिर रिपीट करके आप देखें, थोड़ा सा रिवर्स चले जाएं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बेहद ईजी। जब आए नन बट तो समझ जाए कि आपको नन बट हटाना है, और नन बट को हटाकर या तो ओनली लगाना होगा या एलोन लगाना होगा। अब ओनली लगेगा या एलोन लगेगा वो सेंटेंस ही बताएगा, और आप कैसे समझेंगे उसको, वहाँ पर बोलने और लिखने में जो सुटेबल लगे। यू कैन डू दिस, यू ओनली कैन डू दिस, यू एलोन कैन डू दिस, दोनों ही सही हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली ओनली वाला लगा दें, यू ओनली कैन डू दिस। तो आपने देखा ओनली लगाया, यहाँ पर एलोन भी लगाया जा सकता था। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में नथिंग बट है। मैंने आपको बताया नथिंग बट जब आता है जब कोई चीज़ की बात हो, इट मीन चीज़ की बात हो तो लगना सेम है, यानी कि इस नथिंग बट को हटाएंगे तब भी या तो ओनली लगेगा या एलोन लगेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं द विंड कैन बीट हिम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली द विंड कैन बीट हिम, बीट सॉरी हिम नहीं ईगल, या फिर एलोन। तो हम इस बार एलोन लिख देते हैं, द विंड एलोन, जबकि यहाँ पर ओनली भी लिखा जा सकता है, दोनों ही चीज़ें लिख दी मैंने। कैन बीट ईगल। और अब देखते हैं लास्ट में आप देखेंगे कि दिया है नो सूनर। तो आपको पता है जब एज सून एज को नेगेटिव में बदला था तो नो सूनर किया, अब जब नो सूनर आया है तो नेगेटिव है, अब आपको इसे अफर्मेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट, नो सूनर को एज सून एज में और एज सून एज को नो सूनर में, यानी कि सारे रूल्स आपको जस्ट एक दूसरे के अपोजिट कर देना है, और इस प्रकार से 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज सून एज,
डिड शी लुक्ड, तो इसका हो जाएगा शी लुक्ड हिम। देन हटेगा, उसकी जगह पे कॉमा लगा दिया जाएगा और दूसरा सेंटेंस उसके बाद यूं ही सेम टू सेम कॉपी कर दें आप, और हो गया लाफ्ड। तो बच्चों ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जिसमें आज आपने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड और ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और हाँ, आपको वीडियो ज़रूर शेयर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।